अस्सलाम वालेकुम। कैसर, आपको आवाज़ आ रही मेरी? हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। चलें, ठीक है। स्क्रीन भी शेयर है मेरी आपके साथ? नो सर। स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं है। ओके, लेट मी चेक दैट। जी, अब शेयर होगी स्क्रीन मेरी? हेलो। जी सर, स्क्रीन आ रही है। चलें, ठीक है जी। अब ज़रा ऑनलाइन में ये चीज़ें पहले कंफर्म मैंने कहा कर लें, फिर उसके बाद इसको चलते हैं। वन मिनट जी, ज़रा मैं ज़रा एक सेटिंग ज़रा इसकी कर लूँ। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पहले पूछ सकते हैं, फिर मैं प्रॉपर इसको सिलेबस को स्टार्ट करूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सबसे पहले तो अपने हम सिलेबस को देखें, एडवांस टैक्सेशन को। कि इसकी जो इंटेंसिटी है उसमें है क्या। देखिए, हमारा जो कोर्स एडवांस टैक्सेशन है, इसका एक पोर्शन हमारे पास है इनकम टैक्स का, राइट। एक इसमें पोर्शन हमारे पास सेल्स टैक्स, एक इसमें है एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और एक हमारा इसका एरिया है एथिक्स का। ठीक है, ये हमारा इसमें बनता है वो। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो तकरीबन इनकम टैक्स अक्सर ये 50% वेटेज जो है हमारी कवर कर जाता है ये। और सेल्स टैक्स की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 30 से 35 जो है ये परसेंटेज ये सेल्स टैक्स की कवर हो जाती है। और एफईडी अराउंड हमारे पास 10% जो है वो एफईडी में आ जाती है। और एथिक्स के ऊपर कोई 5% की वो बात करता है। ये मैंने आपको एक ब्रॉड कैटेगरी बताई है। ये पॉसिबल है कि इनकम टैक्स में 50 की बजाय 55 तक चला जाए, 52 तक चला जाए, 48 तक आ जाए, एंड दिस इज अराउंड कि इतने उसमें वो फॉल कर रहा होता है। अच्छा, शुरू में इसने जब एथिक्स को, पहले तो मैं जरा इस एरिया के ऊपर स्टार्ट करूं। ये स्टार्ट में जब से आई कैप बना था, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था इनकम टैक्स का। उसमें ये बात डिस्कस नहीं होती थी एथिक्स की।
लेकिन कुछ साल पहले इन्होंने इसको प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में फाउंडेशन लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। इन्होंने कहा कि भाई हमारे लोगों को एथिक्स जो है उसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने स्टार्ट के अंदर आई कैप ने क्या किया कि आपका जो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन कैफ था, कैफ 6, उसकी किताब का चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 3 से ही पूछते थे। एथिक्स के ऊपर बात करनी, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के ऊपर उन्होंने बात करनी, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, डेवलपमेंट्स के ऊपर, ये बातें, और उसके बाद अथॉरिटीज के ऊपर बात करते थे। लेकिन कुछ लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से उसने अपनी जो है वो यहाँ पर बिहेवियर को चेंज कर लिया। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि कोड ऑफ एथिक्स की बात करता है, आई कैप कोड ऑफ एथिक्स। अब ये एक सडन चेंज थी जिसके ऊपर के हमारे सिलेबस में कोई चीज मेंशन नहीं थी। एथिक्स हैं लेकिन कोड ऑफ एथिक्स आई कैप के उसमें नहीं थे। तो फिर मैंने उनको एक मेल डाली कि भी आप हमें क्लियर करें कि हमने स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाना है, उनको कौन से एथिक्स करवाएं, जो जनरल हैं या आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स हैं। तो बस उन्होंने एक लाइन मुझे लिख दी कि जी आई कैप कोड ऑफ एथिक्स, लेकिन कहीं पर ये मुझे नजर नहीं आया, ना उन्होंने कभी किसी मीटिंग में ऐसी बात की। एनी हो, ये कोड ऑफ एथिक्स जब आप देखेंगे तो काफी अच्छी खासी एक जो है ना वो मोटी किताब है, उसको तो 5 नंबर के लिए उसको देखा जाए, लेकिन उसके अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जो आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स हैं वो तकरीबन आप गाहे बगाहे कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे होते हैं, प्रैक्टिस उसको कर रहे होते हैं, उसको एक नज़र आप रीड कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये वाला एरिया आपका कवर हो जाएगा। इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ये पॉसिबल है कि एग्जामिनर दोबारा इस पे आ जाए। देखिए ना, यहाँ से शिफ्ट होके अगर इधर आ गया तो ऊपर भी जा सकता है। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो चैप्टर 1 और 3 है इसकी मैं आपको एक समरी प्रोवाइड कर दूंगा। वो इंशाल्लाह आप 15-20 मिनट में वो समरी पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें लिखना क्या है, कैसी बात आ सकती है और उसमें क्या किया जा सकता है। सारे चैप्टर पढ़ने की वहां पर जरूरत नहीं है, लेकिन इसको एक नज़र रीड कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये 5 नंबर जो है वो कवर हो जाएंगे। आई होप सो, ये आपकी पहली चीज ये कवर हो जाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं इसके ऊपर हमारी एफईडी के ऊपर। देखें, एफईडी एक वक्त था कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो खत्म कर दी जाएगी, और हम ये भी फोरकास्ट कर रहे थे कि ऑब्वियसली फिर हमारे सिलेबस से भी निकल जाएगा। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट बता रही है ना एफईडी के अंदर, जो उन्होंने चेंजेस लेकर आए हैं, उससे पता चल रहा है कि नहीं, इसको खत्म नहीं किया जा रहा, रादर इसको इसकी एनफोर्समेंट हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो इसी तरह इसका मतलब ये है कि हमें एग्जाम में भी इसको बड़ा अच्छा खासा एक्सपेक्ट करना चाहिए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी को भी। इसमें बड़ी जबरदस्त इन्होंने डेवलपमेंट्स की हैं, इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एफईडी, चूंकि एफईडी और सेल्स टैक्स जो एक्ट है ये दोनों आपस में कुछ इनकी सिमिलैरिटीज मौजूद हैं, इनकी आपस में कुछ चीजें मैच करती हैं। तो एग्जामिनर की ये भी रवश रही है कि उसने एक आध अटेम्प्ट के अंदर ये किया कि एफईडी का जो एरिया था उसको सारे के सारे को सेल्स टैक्स के साथ ही कवर कर गया वो, यानी न्यूमेरिकल सेट किया, रादर के वो 15 नंबर का क्वेश्चन बनाता उसने 25 नंबर का क्वेश्चन बना दिया और एफईडी उसी के अंदर एम्बेड कर दिया। लेकिन मोस्टली उसने इसको अलग टच किया है, और इसके अंदर जो नॉर्मल जो इसके जो एरियाज आए हैं वो उसने जो है वो तकरीबन 12 नंबर उसने टच किए हुए हैं। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत कम एक क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादातर आपको इसके ऊपर वो आतिफ भाई मुझे क्यों म्यूट करी जा रहे हैं आप? सुने जी। तो एफईडी का हमारा जो एरिया ये इंडिपेंडेंट भी है और बड़ा जबरदस्त एरिया है, इसके शेड्यूल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सेल्स टैक्स में एग्जामिनर की एक रवश है कि वो एक न्यूमेरिकल इसमें सेट करता है, अराउंड 18 नंबर का, 20 नंबर का, 22 नंबर का एक क्वेश्चन लाजमन इसमें से हमारे पास जो है वो आ रहा होता है सेल्स टैक्स के अंदर। इसी तरह हमारा इनकम टैक्स में एक जो पहला है वो उसका पैटर्न यही है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो इनकम उसमें न्यूमेरिकल के ऊपर होगा, एक प्रैक्टिकल हमारे पास क्वेश्चन होगा
उसकी इंटेंसिटी भी तकरीबन 20-25 तक जा सकती है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो सिलेबस है उसमें कम अज़ कम न्यूमेरिकल को अगर आप करें तो 50% न्यूमेरिकल की वेटेज डाल दें, और उसके बाद जो थ्योरेटिकल एरिया है 50% उसकी वेटेज आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर लें कि हमें ये कम अज़ कम चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, पहले बात करते हैं इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के ऊपर। इनकम टैक्स में हमारे पास जो न्यूमेरिकल है या तो वो इंडिविजुअल के हैं, या वो एओपी के हैं, पार्टनरशिप फर्म के हैं, या वो कंपनी के हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन के अंदर एग्जामिनर का सबसे ज्यादा जो रुझान होता है वो इंडिविजुअल के ऊपर होता है। जी दानिश, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? दानिश, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? जी, मेरी स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? रहमान, ओके, थैंक यू। जी, तो हमारा जो इंडिविजुअल का उसका सबसे ज्यादा जो रुझान होता है वो यहाँ पर होता है इंडिविजुअल में कैफ लेवल के ऊपर, इसके ऊपर जरा कम। लेकिन हमारा यहाँ पर जो उसका सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो कंपनी के ऊपर होगा। न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा चांसेस क्या है कि कंपनी के ऊपर आएंगे। तो क्या इंडिविजुअल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता? जी आते हैं क्वेश्चन, अभी भी ऐसा भी आपको मिलेगा कि आपको कंपनी के ऊपर 20 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और 20 नंबर का साथ इंडिविजुअल के ऊपर भी उन्होंने केस स्टडी या 18 नंबर का या 10 नंबर का बना दिया हुआ है। और बाज पेपर्स के अंदर उसने इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी तीनों के अलग अलग क्वेश्चन सेट कर दिए हुए हैं, ऐसा भी होगा, राइट। तो बहरहाल ये जो दो एरियाज हैं, हमारा जो ज्यादा फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा? कंपनी के ऊपर, राइट। लेकिन इंडिविजुअल और एओपी का मैं आपको क्या करूंगा, कुछ कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई ये जो इंडिविजुअल का क्वेश्चन आए तो कैसे हैंडल करना है, एओपी का फर्म का क्वेश्चन आएगा तो मैंने इसको किस तरह से हैंडल करना है वो मैं आपको करवा दूंगा, वो उसमें से एरिया कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या हम करेंगे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मैं आपको एंड में एक फॉर्मेट दूंगा जिसके अंदर मैं आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता दूंगा कि ये एरिया जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होगा, ये कंपनी के लिए होगा और ये एओपी के लिए होगा। वो मेरा एक पैटर्न है, उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा। यानी हमें इसमें इस बात पे परेशान होने की जरूरत नहीं, यार मैंने तो प्रैक्टिस ज्यादा कंपनी के की थी, ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन आ गया, भाई सो व्हाट, उसमें क्या मसला है, एओपी का आ गया फिर क्या होगा। तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हम इनको ऐसे ही पैटर्न पे करेंगे कि हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात ना हो। तो हम अलग से तैयारी नहीं करेंगे उसकी, एक ही पैटर्न पे तैयारी करेंगे, उन तीनों चीजों को ये कवर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि न्यूमेरिकल करते हुए हमारा स्टाइल सेम होगा, एक ही पैटर्न के ऊपर हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, उसमें कोई नई चीजें नहीं हम ऐड करेंगे। यानी आपको ये नहीं फील होगा, क्योंकि टैक्स के अंदर एक चीज जो मैंने नोट की वो ये है कि स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कहाँ से करें। लेकिन इंशाल्लाह आपको इसमें ऐसी कोई इशू नहीं, आपके साथ वो होगा कि जी मैं क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करूं। आपको पता चलेगा कि अच्छा क्वेश्चन को मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेकर चलना है, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा। सेल्स टैक्स में मेरा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सेल्स टैक्स में मेरा पैटर्न ये होता है कि नॉर्मली मैं पहले न्यूमेरिकल करवाता हूँ और फिर सेल्स टैक्स की तरफ आता हूँ। इट डजंट मीन कि पहले दिन से मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, नहीं। इसमें ये आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ कोई मैंने उसके कोई तकरीबन 25 के करीब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, पहले मैं वो करवाता हूँ। तो जब मैं करवा लूंगा तो आपकी बेसिक सारी चीजें कवर हो जाएंगी, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम थ्योरी के साथ साथ मेजर न्यूमेरिकल्स की तरफ अप्रोच उसको करेंगे। अच्छा जी, आपका कोई क्वेश्चन आता है? अच्छा जी, इन्होंने क्वेश्चन हसान या हसन है, इन्होंने पूछा है कि इसमें कोई मेजर चेंजेस आई हैं। नहीं, इतनी मेजर चेंजेस इस दफ़ा नहीं आई क्योंकि पेंडेमिक की वजह से उन्होंने कम की हैं, लेकिन चेंजेस तो कुछ हैं।
तो वो जब आएंगी इंशाल्लाह वो ऑर्डिनेंस भी आ जाएगा। FBR ने शायद अभी अपडेट नहीं किया, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि जहां जहां जो चेंजेस हैं उसको हम कैसे लेकर चलेंगे। जी बहरहाल, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो दो क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन हमारे पास इधर और एक क्वेश्चन इधर। हमारे पास ये दो तो पेट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद होंगे, इसको हम इस तरह से लेकर चलेंगे। अब बात आती है जी, ओपन बुक से पहले क्या था और ओपन बुक के बाद क्या है। न्यूमेरिकल के अंदर तो कोई चेंज नहीं आई, न्यूमेरिकल वैसे ही आ रहा है एग्जाम में जो ओपन बुक से पहले था और जो ओपन बुक के बाद है। देयर इज नो चेंज, कोई ऐसी खास चेंज उसके अंदर मुझे नजर नहीं आई। पहले भी हम वैसे ही करते थे, अब भी हम वैसे ही करेंगे। पहले भी स्टूडेंट जो था वो विदाउट ऑर्डिनेंस उसको सॉल्व करता था, अब भी ऑर्डिनेंस के बगैर ही सॉल्व करना है। हाँ, एक चीज जो है वो कहां पर ऑर्डिनेंस न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है कि जहां कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल, उसने इंडिविजुअल का वर्ड यूज किया, तो इंडिविजुअल के साथ क्या उसने सिटीजन का सिटीजन वहां पर ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, यानी क्या सिर्फ इंडिविजुअल का वर्ड है या सिटीजन का है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो सिर्फ आपको उसमें नजर आ सकती है कि यार मैंने सिर्फ कंफर्म करना है। ठीक है, इस तरह की माइन्यूट चेंजेस को आप कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल नॉर्मली हमें खुद से करना पड़ता है। दूसरा, रेट्स। एग्जामिनर पहले रेट्स प्रोवाइड करता था लास्ट पेज के ऊपर, अब जाहिर बात है आपके पास ऑर्डिनेंस होगा तो वो रेट्स प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन हमें उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए कि ये रेट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो जो स्टिप्स होती है ना आपकी, जो कलरफुल स्टिप्स होती हैं जिसको वो चिट पैड्स बोलते हैं, इस तरह की वो लगा लेते हैं ऑर्डिनेंस के साथ। उसकी पोर्शनमेंट कर लेते हैं, पोर्शनमेंट में इस पोर्शन के ऊपर ये रेट्स हैं, इसमें ये है, इसमें ये, इस तरह से लगा लेते हैं ताकि एग्जाम के अंदर आसानी से वहां पर वो जा सके। ये चीजें वहां पर मौजूद होती हैं। बहरहाल एनी हो, ये हमें जहन में ये रखना चाहिए कि ये मेरा ओपन बुक एग्जाम नहीं होगा, मैंने इसकी तैयारी करनी है। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर जो है वो डिपेंड करेंगे, उतना ज्यादा जो है वो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, तो ये बात थी हमारी। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने आपको चीजें बता दी कि हमारे एरियाज क्या हैं। नंबर 1 एरिया हमारे पास जो मौजूद है वो इनकम टैक्स है, एक हमने उसको करना है इनकम टैक्स। उसके बाद हमारे पास बी एरिया है सेल्स टैक्स का, उसके बाद सी है एफईडी का, और एक ई हमारे पास एरिया है एथिक्स का। इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो तो पहले मेरे से पूछ लें, देन वी शुड मूव फॉरवर्ड, फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। जी जी ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं आपका? चलें जी, अब जो नेक्स्ट हमारी मूव है वो है हमारे जो लॉज हैं, हमारा जो ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि वो कैसे है। लेकिन ऑर्डिनेंस से पहले हमें कुछ चीज समझनी होगी कि हमारा जो लॉ है वो बनता कैसे है, उसकी क्या सिचुएशन है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी बजट फॉर्मेशन है उसकी एक कमेटी बनती है, और हमारे वो ईयर के स्टार्ट के ऊपर जो बजट है हमारा, उससे पहले लेट्स सपोज कि इस दफा हमारा हो रहा है 30 जून 2020 में हमारा बजट जो है वो प्रेजेंट हुआ। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो वीक 1 है उसके अंदर हमारा जो फाइनेंस बिल प्रेजेंट होता है। तो इस साल जो बिल प्रेजेंट हुआ उसका नाम क्या है? फाइनेंस बिल 2020। बिल कहते हैं प्रपोजल को, कि जी फला बिल प्रेजेंट हो रहा है, हम एक प्रपोजल जा रही है, उसको फिर जो है वो हमारी जो असेंबली वो अप्रूव करती है। नॉर्मली वो लास्ट वीक के अंदर उसने उसको अप्रूव करना होता है। ठीक है, इसके ऊपर बहस होती है, कुछ चेंजेस आती हैं उसके साथ, वो सारी चीजें हम वो लेकर चलते हैं, वो लास्ट में इसकी अप्रूवल आ जाती है। जब ये अप्रूव होता है तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट 2020 जो है ये आएगा। एक्ट जब बन गया तो ये हमारा अब क्या करेगा, ये हमारे ऑर्डिनेंस को चेंज करेगा, इसकी चेंजेस को फिर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। नॉर्मली इसका जो
सीन ये है कि ये इनकॉर्पोरेट होगा, इसकी एनेक्टमेंट जो है वो स्टार्ट होगी 1 जुलाई 20 से लेके नेक्स्ट 30 जून 21 तक, ये इसका होता है। फिर नेक्स्ट ईयर में जो आएगा वो उससे अगले साल का होगा और उसकी एनेक्टमेंट जो है उसके बाद वो स्टार्ट होगी। अच्छा, अब ये जो फाइनेंस एक्ट 2020 है, लेकिन ये टैक्स ईयर कौन सा होगा हमारा? 2021। Yani if I am talking about Finance Act 2020, it means I am saying that I am talking about tax year 2021। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग चल रहा। हाँ, बाज औकात लॉ ये करता है कि इसकी जो है वो स्टार्ट से पीछे से भी इसकी कुछ प्रोविजन चेंज कर देते हैं कि जी ये जो फलां प्रोविजन है वो टैक्स ईयर 2020 के ऊपर भी अप्लाई होगी, लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं होता। नॉर्मली ये प्रोस्पेक्टिव चलता है, रिट्रोस्पेक्टिव उसका इम्पैक्ट नहीं होता। ये चीजें सारी इसमें चल रही होती हैं। तो फाइनेंस एक्ट और फाइनेंस बिल में मैंने एक आपको डिफरेंस बता दिया, और टैक्स ईयर मैंने कहा कि उसके बाद जो टैक्स ईयर होगा वो नेक्स्ट टैक्स ईयर की बात करेंगे। हमारा एक टॉपिक है कि व्हाट इज मेंट बाय टैक्स ईयर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर्स, कौन से हैं, हाउ टू चेंज टैक्स ईयर, ये कैसे होगा, इंशाल्लाह उसको उसके बाद हम लेकर चलेंगे। अच्छा, अब इसके साथ ये तो एक हमारा सिलसिला बन गया। इस सिलसिले में हमारा एक इसको बोलते हैं टैक्स साइकिल, कि ये स्टार्ट कैसे होती है। देखें, आपकी लेट्स सपोज मैं इसी साल को अगर हम कंसीडर करें टैक्स ईयर 2021 को, सिस्टम जिसको हम कहते हैं कि हमारा एक सिस्टम चल रहा है, हमने पूरा साल अपनी इनकम को अर्न करना है। यानी आपका ये जो टैक्स ईयर चलेगा, इस दौरान हमने अब क्या कर दिया, हम इस वक्त जो है वो जुलाई में है, यहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं। इस दौरान आप अपना कारोबार करें, आप जो भी काम करें आप वो करते रहें। एक मिथ है स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक मिथ है। वो क्या है? हम ये समझते हैं कि इनकम जो होती है वो हमेशा जायज ही होती है। यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हलाल कमाई कमा रहा हूँ, यही मेरी इनकम है। कुछ साहब जो हैं वो बाहर सिट्टे बेच रहे हैं, यही एक इनकम है। भाई ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद योर लीगैलिटी, ये बात जहन में रखिएगा। इनकम टैक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद योर लीगैलिटी। आप क्या कर रहे हैं? आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, आप असैसिनेशन कर रहे हैं। तो भाई बात यह है कि असैसिनेशन डिपार्टमेंट को इस बात से गर्ज नहीं है कि आप कत्ल कर, वो कहते हैं जी काम कर रहे हैं ना, रेवेन्यू एक्टिविटी आपकी जनरेट हो रही है, आपको इसके ऊपर टैक्स देना है। ये अलग बात है कि ये ठीक है या गलत है, ये किसी और की सरदर्द है, वो उसको संभालेगा, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप कहते हैं मैं पीर हूं, कहते हैं जी इट्स ओके, आपको नजराना मिल रहा है ना, लेके आए इसे। देखिए ये बात की बात है कि ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, ये अगली बात है। अच्छा, अब होगा क्या पाकिस्तान में क्या बाकी पाकिस्तान के अलावा जो बाकी दूसरे कंट्रीज हैं उनके अंदर भी एक ही मॉडल है। वो क्या मॉडल है? आपने पूरा साल जो भी कमाया, साल के बाद आपने क्या करना है, इसकी आपने अपनी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी है। ठीक है, आपने कहा जी मेरे पास इस वक्त मैंने पूरे साल में 100 रुपीज अर्न किए हैं। वो कहते हैं जी इट्स ओके। वो कहते हैं जी इसके ऊपर आपने जो टैक्स देना है वो है एट द रेट ऑफ लेट्स सपोज 10%, इट मीन यू हैव टू पे 10। वो आपने हमें पे करने हैं, दिस इज योर लाइबिलिटी। ठीक है। अब एक बड़ा कॉमन फिनोमिना ये है कि भाई लोग जो हैं वो यकमुश्त ये टैक्स देने से कतराएंगे, वो नहीं देंगे। दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, कई बहाने लगाएंगे। जैसे इस दफा है, हम कहेंगे कि जनाब इस दफा तो पेंडेमिक था, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरी तो जॉब चली गई, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम आई है जी। उसके लिए एक सिस्टम चलता है जिसको हम कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? विदहोल्डिंग टैक्स सिस्टम। इस सिस्टम को हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम। इसको आप विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम भी कह सकते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम। रिजीम कहते हैं पैटर्न को, रिजीम तरीकेकार को भी कहते हैं।
जैसे आप कहते हैं जी इन द रजीम ऑफ नवाज शरीफ, इन द रजीम ऑफ इमरान खान, उसके दौर, यानी दौर मीन उस तरीकेकार को। इसी तरह विद होल्डिंग टैक्स सिस्टम में आपको बाद बात ये वर्ड मिलेगा विद होल्डिंग टैक्स रिजीम। ये मैं इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। ये दोनों रजीम्स क्या हैं, इसके अलावा और भी रजीम्स हैं, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इन दोनों रजीम्स को समझना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। देखें, आप जैसे क्लासेस स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे कहा जाता है जी आप इसकी एडवांस पेमेंट करें। इसी तरह एक साहब को आप कहते हैं जी आप मेरा घर स्टार्ट करें, वो कर देगा? वो कहेगा नहीं, पहले मुझे पैसे दें, आप मुझे पैसे दें, फिर उन पैसों के मैं लूंगा, और जब ये घर आपका कंप्लीट होगा फिर मैं आपसे बात करूंगा कि इसमें कम क्या था और ज्यादा क्या था। अच्छा, इसी तरह गवर्नमेंट को भी ये पता है कि लोग जो हैं जब अपनी फाइनल अपनी इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उसके ऊपर ये तंग करेंगे, मुझे पैसे नहीं देंगे, तो उसके पैरेलल एक सिस्टम जो थ्रू आउट द ईयर चलता है। देखें, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है ना एग्जाम के अंदर कि ये विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम की बात हो रही है या मेरे से एनटीआर की बात हो रही है, नॉर्मल टैक्स रिजीम की बात हो रही है, एग्जामिनर ये मैं बता दूं आपको पास नहीं करेगा। इन दोनों रिजीम को अंडरस्टैंड करना जो है वो जरूरी, समझ आई ना? इनको बड़ा क्लियर कट पता होना चाहिए, इसी से कंस्ट्रक्शन डेवलप होगी, इसी से ऑर्डिनेंस जो है वो हमारा वो बनेगा। अच्छा, एडवांस टैक्स, लेट्स सपोज कि आपसे अभी मैं बताता हूँ कि विद होल्डिंग टैक्स क्या है, इनकी टाइप्स क्या है। अज्यूम करें कि आपसे एडवांस में उन्होंने 2 रुपए ले लिए, साल के दौरान आपने गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई, आपने नई गाड़ी परचेज की, आपने इंपोर्ट की, आपने एक्सपोर्ट की, आपने बैंकिंग कोई ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हुए, आपको कोई कमीशन मिली, आपको सैलरी मिली, वहां टैक्स कट गया। आप साल के बाद जब अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे, उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसमें से ये जो आपका विदहोल्डिंग टैक्स है जिसको एडवांस टैक्स भी कहते हैं, आप 2 रुपए माइनस करेंगे। आप कहेंगे कि जनाब मैंने आपको 10 रुपए देने थे, 2 रुपए तो मैं ड्यूरिंग द पीरियड आपको ऑलरेडी पे कर चुका हूं, ये मेरा बैलेंस है, दिस इज कॉल्ड टैक्स पेएबल। इसको क्या कहेंगे? टैक्स पेएबल। ये बात याद रखें, ये इसको बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेएबल। टैक्स लायबिलिटी, जो लायबिलिटी आपने पे करनी है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, एंड पेएबल आपने बैलेंस अब पे क्या करना है। अच्छा, ऑर्डिनेंस के अंदर आपको बाज़ जगहों पर मैं बताऊंगा कि यार देखें यहाँ पर लॉ ने गलती से पेएबल का वर्ड यूज कर लिया जबकि उसने लायबिलिटी का वर्ड यूज करना था। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात यह है कि एग्जामिनर ने बाज़ जगहों पर पूछा है कि कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, लेकिन वो कंप्यूट टैक्स पेएबल कर गया हुआ है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि यानी इस प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जाके एग्जामिनर जो है उसके अगर ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेएबल, तो इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम। हमें इस बात को, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इमरान शहजाद का स्टूडेंट हो और वो कहे जनाब मुझे टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेएबल में फर्क का नहीं पता। ये नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड? एग्जामिनर, हम ये नहीं कह सकते कि एग्जामिनर, ऐसे हो जाता है कि इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं, जैसे मैंने कहा ऑर्डिनेंस के अंदर, यानी ऑर्डिनेंस जो लोग बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो तो कोई बेवकूफ नहीं है ना, लेकिन वहां पर भी आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो टैक्स पेएबल लिखा गया है वो गलत वर्ड यूज हुआ है। इसको बोलते हैं लैकूना, कि लॉ के अंदर लैकूना रह गया है। लैकूना क्या होती है? कान बन जाना, उसके अंदर उसमें कोई टेढ़पन आ जाना जो सही नहीं है, उसके मीनिंग्स कुछ और हैं, कहा कुछ और जा रहा है। समझ आ रही है ना? इसको बोलते हैं। तो बहरहाल, तो पहली चीज मैंने आपको बता दी कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें से आप एडवांस टैक्स को माइनस करेंगे तो टैक्स पेएबल तक पहुंच जाएंगे। अब ये ड्यूरिंग द पीरियड एडवांस विद होल्डिंग टैक्स क्या चीज है? विद होल्डिंग टैक्स, इसको जरा सुनिएगा। देखिए, विद होल्डिंग टैक्स की जो मेजर सोर्सेज हैं वो 2 हैं। एक को हम बोलते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स और एक को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स, और एक को सिर्फ आप विद होल्डिंग टैक्स हम वर्ड जो है ये भी यूज कर लेते हैं। डिडक्शन क्या होती है? डिडक्शन देखें वर्ड है डिडक्ट करना, काटना किसी चीज को। जैसे किसी साहब को सैलरी दी गई 100 रुपीज, उसमें से 2 रुपए काट लिए गए,
तो उसको पेमेंट एक्चुअल कितनी की गई, 98। उसके बाद जैसे किसी को रेंट मिला, ठीक है, उसको 100 का रेंट मिला तो उसमें 4 रुपए काट लिए गए, उसको 96 की पेमेंट कर दी गई। किसी को इसी तरह उसको प्रॉफिट दिया गया 100 का, उसमें से 10 रुपए काट दिए गए, उसको क्रेडिट कितना दिया, 90 का। तो ये जो अमाउंट आपको जब मिलती है उसमें से जो अमाउंट माइनस की जाती है दैट इज कॉल्ड डिडक्शन ऑफ टैक्स। ठीक है। इसी तरह कुछ कलेक्शंस के मोड हैं, जैसे आपका सेलफोन है, सेलफोन के ऊपर आप क्या करते हो कि आप बिल भी जमा करवाते हो। आपको लेट्स सपोज के 1000 का बिल आ गया, प्लस उसमें 10 रुपए टैक्स भी लगे हुए, तो आपने टोटल पेमेंट कितनी की, 1100 की। दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। आपसे लिया गया है, आपसे कलेक्ट किए गए हैं पैसे। ठीक है। इसी तरह आप इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट के टाइम के ऊपर आपसे लेट्स सपोज उन्होंने 100 रुपीज ले लिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कलेक्शन, इसको भी कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी शक्ल है। और बहुत सारी इसकी फॉर्म्स हैं, जैसे आपने गाड़ी परचेज की है, परचेज ऑफ कार, आपने उसके ऊपर टैक्स पे किया, आपने गाड़ी के टोकन लगवाए, उसके ऊपर आपने टैक्स किया, तो दीज आर नोन एज कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। और दूसरी पहली चीज क्या है, डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। अच्छा, इनमें फर्क कोई नहीं है, ये बात, दीज आर द जस्ट मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ये सिर्फ कलेक्शन के मोड्स हैं। गवर्नमेंट के पास ये एडवांस फॉर्म में चला गया, इसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। क्या बोलते हैं, एडवांस टैक्स। अच्छा, अगर कोई हमसे ये पूछे कि ऑल विद होल्डिंग टैक्सेस आर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, तो हम कहेंगे नो, बट ऑल डिडक्शन ऑफ टैक्सेस आर विद होल्डिंग टैक्सेस। यानी हर डिडक्शन जो है वो विद होल्डिंग टैक्स तो है, लेकिन हर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो डिडक्शन नहीं होती, कलेक्शन भी होती है। तो क्या इनका टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, हो भी सकता है, लेकिन डिडक्शन और कलेक्शन से ये बात याद रखें, यू विल नॉट डिसाइड कि इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। इट इज जस्ट अ मोड ऑफ कलेक्शन। लोगों ने इसको कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देना है, बस इसका एक यही मकसद है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होगा वो बाद में देखा जाएगा, उसको बाद में जाके देखेंगे। अच्छा जी, अब विदहोल्डिंग टैक्स के साथ कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जैसे एक साहब हैं, हम बात करते हैं, जैसे सुलेमान है, सुलेमान पैकेजेस का एम्प्लॉई है, और पैकेजेस उसका एम्प्लॉयर है। ठीक है, जी मैं उसी पे आ रहा हूं। ये उसका एम्प्लॉयर है, उसके साथ है एफबीआर। एक है यहां पर आप समझ लें बैंक है, जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और एक है एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। पैकेजेस ने सलमान को पेमेंट की 90 की, और 10 रुपए उसके जो टैक्स थे उसने जमा करवा दिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है, और पैकेजेस ने क्या किया, एंड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी एफबीआर को इन्फॉर्म कर दिया, पैकेजेस ने भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इन्फॉर्म कर दिया। एफबीआर क्या है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, द हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी इन पाकिस्तान, जो इस वक्त मौजूद है। इसी तरह एफबीआर को ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि सुलेमान का उसके पास 10 रुपए एडवांस में आ चुके हुए हैं, और अब जब ईयर का एंड होगा तो सुलेमान जो है वो एफबीआर को इन्फॉर्म करेगा कि जनाब मेरी टैक्स लायबिलिटी ये थी और आपके मेरे पास 10 रुपए आ चुके हुए हैं, वो मेरा, उसको क्रेडिट मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे, टैक्स क्रेडिट बोलेंगे। तो सुलेमान को इसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर तमाम लोग जो हैं वो टैक्स काटते हैं, जो भी पेमेंट करेगा। इसको हम कहते हैं विदहोल्डिंग एजेंट। जो टैक्स काटता है, द आंसर इज नो, ऑल पर्सन्स आर नॉट विदहोल्डिंग एजेंट्स। तमाम लोग पाकिस्तान में विदहोल्डिंग एजेंट्स नहीं है।
एंड ऑल अमाउंट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग टैक्स। पहली बात तो ये है कि तमाम अमाउंट्स के ऊपर टैक्स नहीं कटना, और दूसरी बात है कि हर पर्सन ने टैक्स नहीं काटना। बाज जगहों पर तो लॉ ने वर्ड यूज किया है कि तमाम लोग टैक्स काटेंगे, तमाम लोगों ने टैक्स काटना है, ये बात। और बाज जगहों पर लॉ ने उसकी लिमिट्स असाइन कर दी हैं, उसके थ्रेशोल्ड बता दिए हैं कि ये लोग टैक्स काटेंगे, ये लोग टैक्स नहीं डिडक्ट करेंगे। तो इस तरह ये भी एक चीज है। लेकिन विद होल्डिंग एजेंट को टैक्स काटते हुए कुछ चीजों को बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है कि जिसका वो टैक्स काट रहा है क्या उसका टैक्स कटता भी था या नहीं कटता था। जैसे पाकिस्तान में 6 लाख तक सैलरी एग्जेम्प्ट है, तो क्या इस बंदे की जिसका मैं टैक्स काटने जा रहा हूं उसकी 6 लाख तक सैलरी भी है या नहीं है। फिर विद होल्डिंग एजेंट को यह देखना होता है कि ये मैंने टैक्स कहां जमा करवाना। और एक मैं बड़ी जबरदस्त चीज आपको बताऊं, जब से ये एग्जाम ओपन बुक हुआ ना, एग्जामिनर का इस एरिया के ऊपर रुझान बढ़ गया हुआ। इसके ऊपर पूरा हमारा चैप्टर मौजूद है, 2 या 3 चैप्टर इसके ऊपर मौजूद हैं, जिसके ऊपर उसने विद होल्डिंग टैक्सेस की बात की है, इसकी प्रोविजंस की बात की है, कौन टैक्स काटेगा, कब टैक्स काटेगा, कब जमा करवाएगा, नहीं काटेगा तो क्या होगा। ये सारी चीजें उसके ऊपर मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको सिस्टम बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम है क्या, चल क्या रहा है, जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो विद होल्डिंग एजेंट्स का होना जरूरी है। अब ये पता कहाँ से चलेगा, ये उस प्रोविजन से हमें जाके पता चलेगा कि जब मैं आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा ऑर्डिनेंस की, वहां बताऊंगा कि ये हमारी जो इनकम की प्रोविजंस कहाँ पर मौजूद। प्रोविजन से मुराद क्या है, यानी लॉ, लॉ की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोविजन का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ। लॉ क्या कह रहा है, उसको प्रोविजन कहते हैं। अच्छा, ये सारा सीन चलेगा। इसी तरह जो लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे, जैसे मोबिलिंक वाले हैं, जैसे जैज मोबिलिंक वाले, हम अपना बिल जमा करवाते हैं, वो साथ हमसे टैक्स लेंगे, वो भी यही करेंगे कि हमारा टैक्स जो है वो जमा करवा देंगे। अगली बात वो क्या करेंगे, अब एक सर्टिफिकेट जो है वो हमें प्रोवाइड करेंगे, एंड वी हैव अ बेसिक राइट टू कलेक्ट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द विद होल्डिंग एजेंट, उससे हम अपना टैक्स कलेक्ट करें। ये चीजें हैं। हाँ, अब अगली बात ये भी है कि क्या जो पेयर है या रिसीवर है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो अब किसी को कह सकता है मेरा टैक्स ना काटो। द आंसर इज यस, उसके पास अथॉरिटी है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर कि वो एफबीआर के पास जाए और वहां से एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ले ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे, जैसे आजकल हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो। एक साहब कहते हैं जी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा लेकिन पाकिस्तान में अपनी इनकम पे टैक्स नहीं दूंगा, पहले मुझे इस बात की गारंटी दें। हाँ, सब कहते हैं जी ठीक है, आप इन्वेस्ट करें तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, ये हम आपको आपसे वादा करते हैं। वो कहते हैं जी इस बात का फिर लोग तो मेरा टैक्स काटेंगे जिनसे मैं काम करूंगा। वो कहते हैं जी हम आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, आप जिस बंदे से भी काम करें ये उसके साथ अनेक्स करके दे दिया करेंगे जी आपने मेरा टैक्स नहीं काटा, वो नहीं काटेंगे, फिर डिफॉल्ट नहीं होगा। तो विद होल्डिंग एजेंट को बेसिकली डिफॉल्ट से बचना चाहिए। एनीहो, कम टू द पॉइंट, दोबारा आते हैं कि हमारा विद होल्डिंग टैक्स जो है वो ये है। बाज जगहों पर ये बाइफोर्केट करना मुश्किल होता है कि ये कलेक्शन ऑफ टैक्स है या रिडक्शन ऑफ टैक्स है, लेकिन मैंने कहा कि कलेक्शन और डिडक्शन से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको ऐसी पेपर दिखा सकता हूं आई कैप के जिसके अंदर के गलत वर्ड यूज हुए हुए हैं, कलेक्शन की बजाय डिडक्शन का वर्ड यूज हुआ हुआ है। तो बहरहाल हमें उस बहस में नहीं पड़ना, हमने तो टैक्स ट्रीटमेंट सीखना है और हमने अपने पेपर को पास करना है। तो ये जो भी टैक्स होगा उसमें हमारा क्या हो जाएगा, एडवांस टैक्स बन जाएगा। ये बात याद रखें कि ये टैक्स हमारी एक रजीम को डिसाइड करेगा जिसको हम एफटीआर कहते हैं। लेकिन अभी मैं उसका आपसे सिर्फ जिक्र कर रहा हूं, लेकिन इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसको बोलते हैं फाइनल टैक्स रजीम। एक होती है सेपरेट टैक्स रजीम, ठीक है, एक होती है मिनिमम टैक्स रजीम। सेपरेट ब्लॉक भी है, सेपरेट ब्लॉक रजीम है, मिनिमम टैक्स रजीम्स हैं। कुछ वर्ड ऑर्डिनेंस में यूज हुए हैं, कुछ वर्ड जो है वो प्रैक्टिकली यूज हो रहे हैं, वो ऑर्डिनेंस में मौजूद नहीं है। साथ साथ मैंने सोचा कि कुछ खा पी भी लिया जाए, एनर्जी भी चलती रहे।
अच्छा जी, कितनी टर्म्स मैंने आपको बताई? एक टर्म मैंने बताई आपको फाइनेंस बिल, कि फाइनेंस बिल क्या होता है, फिर मैंने बताया कि ये कन्वर्ट हो जाता है फाइनेंस एक्ट के अंदर। फिर मैंने एक टर्म यूज की आपके साथ, टैक्स ईयर। ठीक है, टैक्स ईयर यानी आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपने किस साल का टैक्स देना है। पाकिस्तान में याद रखें, एक साल से ज्यादा पे टैक्स नहीं लग सकता। यानी अगर आपने 4 साल का भी टैक्स देना है तो ये बात याद रखें कि आपको 4 सालों को अलग अलग करके टैक्स देना है उसके मुताबिक। यानी 15 सालों के ऊपर आप टैक्स नहीं देंगे। अगर आपने 15 माह का टैक्स देना था तो आप 12 माह का अलग टैक्स देंगे, 5 माह का अलग देंगे, जो भी सिचुएशन होगी। लेकिन आपको अपने 12 माह से ज्यादा टैक्स ईयर आपका वो नहीं बनेगा। विद होल्डिंग टैक्स मैंने आपको बताया। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स की मैंने आपको टाइप्स बताई कि एक उसकी टाइप है डिडक्शन ऑफ टैक्स और एक टाइप है उसकी कलेक्शन ऑफ टैक्स। और एक टर्म मैंने यूज की एडवांस टैक्स। ठीक है, कि ये आप समझें D3। एडवांस टैक्स क्या है? जो आपने एडवांस में पे किया। इसका फंक्शन क्या होगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड की जाएगी। दिस इज कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी। ये लफ्ज बड़ा अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने रजीम्स के ऊपर आना है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपका बड़ा ब्रीफ और क्लियर कट होना चाहिए कि सर ये टैक्स लायबिलिटी क्या है। और उसके बाद एक वर्ड है टैक्स पेएबल। ये क्या है? टैक्स लायबिलिटी कहाँ कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि टैक्स लायबिलिटी का एमटीआर के साथ ताल्लुक है। और आगे एमटीआर भी आपकी दो तरह की है। एक जो है वो आपकी उसकी विद होल्डिंग टैक्स की वजह से है, और एक आपकी टर्नओवर की वजह से है, क्योंकि उसने इसके ऊपर डिसाइड। तो ये बेसिक टर्म्स का हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। एक वर्ड मैंने यूज किया आपके साथ, टैक्सेबल इनकम का। टैक्सेबल एक होती है इनकम और एक होती है टैक्सेबल इनकम। इससे ऊपर अगर हम चलें तो एक होती है आपकी टोटल इनकम। आप पूरे साल की जो टोटल इनकम है उसको, उसमें कुछ डिडक्शंस हैं वो माइनस करते हैं तो आप टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको एक रजीम की बात बताई कि एक होता है नॉर्मल टैक्स रजीम। नॉर्मल टैक्स रजीम से क्या मुराद है कि आप पूरा साल पैसे कमाएं, पैसे कमाने के बाद आप अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करें, टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करें, उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो भी आपके ऊपर टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं वो अप्लाई करें, और टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट, उस टैक्स लायबिलिटी में से आप एडवांस टैक्स को माइनस करें। इस प्रोसेस को एनटीआर या नॉर्मल टैक्स रजीम बोलते हैं। जहां पर कि आप, जब आप कहेंगे ना ये टैक्स मेरा एडवांस है, क्या वर्ड यूज करेंगे? दिस इज टैक्स माय एडवांस टैक्स। इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो चीज चलती है। इसका अगर आप प्रिंट स्क्रीन लेना चाहें तो पहले ये ले लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये मेरा एक पैच कंप्लीट हुआ है टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का। इसके रिगार्डिंग रहमान, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? हेलो?
ये मैं जरा प्लीज, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है जरा प्लीज वेट कीजिएगा, जरा मैं अपना कनेक्शन रीसेट कर लूं। जी आज पहली क्लास है। अब्दुल रहमान ये पूछ रहे हैं कि जी कोर्स कितना कवर हुआ है। बिल्कुल, अभी तो कोर्स हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी तो हम बेसिक चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। यू डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तो सिर्फ सिलेबस बिल्कुल स्टार्ट नहीं, आज पहला दिन है, अभी तो हम सिर्फ सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है अब्दुल रहमान जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? इट्स ओके चलें जी। अब हम जो है वो पहली चीज़ हमने डिस्कस की कि हमारे एग्जाम में क्या चीज़ होगी। एक मिनट जी। यस जी, हमारे एग्ज़ाम में जो है हमारे पार्ट उसकी पार्टीशन को डिस्कस कर लिया और इन चीज़ों को डिडक्शन कलेक्शन वगैरह को हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं जी इसके बाद कि हमारी कंस्ट्रक्शन क्या है, हमारे जो ऑर्डिनेंस हैं तमाम के तमाम, इनके अंदर जो किस तरह की कोऑर्डिनेशन मौजूद है। देखें, एक बात याद रखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो चीज़ें बिक रही हैं वो दो ही हैं, या तो वो गुड्स हैं या वो सर्विसेज हैं। यानी इसके अलावा कोई तीसरी चीज पूरी दुनिया में नहीं बिक रही। इस चीज को आपने जहन में रखना है। अब सबसे पहले जो हम अपने सिलेबस को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास जो पहली चीज है वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसके साथ प्लस हमारे पास हैं इनकम टैक्स रूल्स 2002 हमारे पास वो मौजूद हैं। इसके बाद आता है सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है इट टॉक्स अबाउट बोथ थिंग्स, इट टॉक्स अबाउट गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट सेल्स टैक्स इज बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स। एक को हम कहते हैं सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, यानी सेल्स टैक्स एक्ट है, और दूसरा हमारे पास है सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस जो कि सर्विसेज के ऊपर है। देखें, इसके ऊपर अभी तक जो है वो एक डिबेट चल रही है कि सेल्स टैक्स जो है वो इट्स नॉट अ फेडरल कॉन्सेप्ट, इट्स अ प्रोविंशियल कॉन्सेप्ट। बहरहाल इसको फेडरल नहीं छोड़ रहा इसको, ठीक है, अभी तक उसने इसको अपने पास रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी प्रोविंसेस की मेहनत से उसने इसको क्या किया कि सर्विसेज उनको दे दी। अब गुड्स को एफबीआर डील कर रहा है और आपकी जो सर्विसेज हैं आपके प्रोविंसेस डील कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में प्रा है, ठीक है ना, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, वो इसको सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी उसको डील कर रहे हैं, सारा उसको वो सर्विसेज सारी उनको लेंगे। जब तक ओपन बुक एग्जाम नहीं था, सर्विसेज के ऊपर हर साल एग्जामिनर जो था वो तकरीबन 5-6 नंबर अलग से पूछता था, लेकिन ओपन बुक के बाद उसने इसको इतना ज्यादा नहीं इसके ऊपर डिस्कशन की, वो गुड्स के अंदर ही इसको मर्ज करके वो पूछ जाता है, उसके अंदर ही वो बात कर लेता है। ये हमारी दो चीजें थी। तीसरी चीज है हमारे पास फेडरल एक्साइज ड्यूटी, FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये भी, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? FBR। इसका और सेल्स टैक्स का मॉडल तकरीबन आपस में मिलते जुलते हैं। ये दोनों मॉडल जो है वो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते मॉडल हैं, उसको जो है वो FED और सेल्स टैक्स के ऊपर दोनों चीजें आपस में मिलती हैं। मेरा जो अपना ख्याल है ना कि FED पाकिस्तान में क्यों लगाएगी, उसकी एक वजह थी।
क्योंकि जो प्रोविंसेस थे उन्होंने बड़ा शोर मचाया हुआ था कि जी जो सेल्स टैक्स है वो हमारा है, हमें दे, हमें दें। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट कर दिया। उन्होंने कहा जी अच्छा एफईडी तो आपका नहीं है ना, मॉडल वही है जो सेल्स टैक्स का है, लेकिन अच्छा जी एफईडी तो आपका नहीं है ना। उन्होंने उसकी क्या कर दी, शक्ल चेंज कर दी है। लेकिन फिर ये मसला पैदा हो गया कि वो सर्विसेज के ऊपर एफईडी भी लगी हुई थी, सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स भी लगा हुआ था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हुआ कि एफबीआर ने कहा कि अच्छा वो सर्विसेज जिनके ऊपर प्रोविंसेस ने सेल्स टैक्स लगा दिया हुआ है उसके ऊपर आप हमें एफईडी ना दें। तो इस तरह से इस क्लैश को तो खत्म कर दिया गया। लेकिन कुछ सर्विसेज अभी भी एफबीआर ने अंडर एफईडी अपने पास अभी तक भी रखी हुई हैं, जिनका टैक्स वो खुद से कलेक्ट करते हैं। ये थी हमारी एक बाइफर्केशन कि हमारे पास क्या है, इनकम टैक्स भी किसके पास है, एफबीआर के पास है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है। अब इसकी बेसिक फिलॉसफी को सुनिएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को सुनिएगा कि गुड्स और सर्विसेज कैसे टैक्स होंगी। पहले चलते हैं हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने उसने गुड्स और सर्विसेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक जो उसने कहा जी कैपिटल रिसीट्स और दूसरी रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स आर बाय डिफॉल्ट एग्जेम्प्ट। हमारी जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या है, एग्जेम्प्ट होंगी, उस पर टैक्स नहीं है। कैपिटल रिसीट से क्या मुराद है पहले वो सुने। मैं अपना घर बेच देता हूँ, ये मेरी कैपिटल रिसीट है। ज्वेलरी बेच देता हूँ, ये मेरी कैपिटल रिसीट है। ठीक हो गया। इसी तरह मैं घर का फर्नीचर बेच देता हूँ, ये मेरी कैपिटल रिसीट है। ठीक होगी बात, ये सारी इसको कैपिटल रिसीट्स कहेंगे। लेकिन अगर कोई साहब घर बेचते हैं और उनका कारोबार रियल एस्टेट का है तो वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स आर बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल। ये दोनों की पहले बेसिक हो गई। फर्नीचर मैं बेचता हूं तो मेरे लिए कैपिटल रिसीट होगी, लेकिन एक फर्नीचर बेचने वाला फर्नीचर बेचेगा तो उसके लिए क्या होगी, रेवेन्यू रिसीट गिनी जाएगी उसके लिए। वो कहेगा जी मेरी रेवेन्यू रिसीट है, उसके ऊपर उसने टैक्स देना है। मैं ज्वेलरी बेचता हूं, ये कैपिटल रिसीट है। लेकिन एक ज्वेलर ज्वेलरी बेचता है, उसका तो स्टॉक इन ट्रेड है, उसके लिए वो रेवेन्यू रिसीट है, वो उसको मिल रही है। अच्छा अब दूसरी बात सुनिएगा, कैपिटल रिसीट्स के लिए बाय डिफॉल्ट एग्जेम्प्ट है, लेकिन इनको टैक्स करने के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू टैक्स, अगर आपने इसको टैक्स करना है तो फिर आपको इसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में लिखना पड़ेगा कि ये मैं फला कैपिटल रिसीट है लेकिन मैं उसके ऊपर टैक्स लगा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे पहले घर था, जब हमने सीए पास किया तो उस वक्त घर जो था वो जस्ट कैपिटल रिसीट था और उसको ऑर्डिनेंस ने कहीं टैक्स नहीं लगाया हुआ था, लिखा भी नहीं था, लगाया भी नहीं था। यानी उसके लिए ये देखने की जरूरत नहीं थी कि ये टैक्सेबल है या नहीं है। समझ आ रही है ना, वो बस एग्जेम्प्ट है। कहाँ लिखा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि वो कैपिटल रिसीट है। लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। कैपिटल रिसीट के ऊपर उन्होंने क्या किया, टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा जी अब जो भी साहब अपना घर बेचेंगे वो कैपिटल गेन में जाएगा, तो इसलिए अब वो टैक्स हो चुका हुआ है। ज्वेलरी के ऊपर टैक्स लगा दिया, अब लोन लेंगे कैश में किसी से, उसके ऊपर टैक्स लग गया। तो कुछ कैपिटल रिसीट्स ऐसी आएंगी जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि देखें ये कैपिटल रिसीट है और ये टैक्सेबल है, इसके ऊपर टैक्स लगा है और आपने इसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। अच्छा, आप एक साहब ये कहते हैं जी मैंने अपनी गाड़ी बेची है, क्या ये टैक्सेबल है? तो मैं कहता हूं कि नहीं भाई, आपकी गाड़ी एग्जेम्प्ट है। उसने कहा कहाँ लिखा हुआ, ऑर्डिनेंस में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मैं कहता हूँ ये कैपिटल रिसीट है। तो उसने कहा जी कैपिटल रिसीट कहाँ लिखी हुई है, एग्जेम्प्ट है? भाई कैपिटल रिसीट एक फिनोमिना है, उसकी बेसिक्स हैं जिसके ऊपर हमें पता चल रहा है। अंडरस्टैंड, कैपिटल रिसीट के ऊपर टैक्स नहीं लगना। अब आ जाए रेवेन्यू रिसीट्स के ऊपर। रेवेन्यू रिसीट्स के ऊपर ये नहीं आप कह सकते ये रेवेन्यू रिसीट जो है ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। बाय डिफॉल्ट वो टैक्सेबल है। पाकिस्तान में आप कोई भी काम करें, देयर इज नो लिस्ट इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ कि ये रेवेन्यू टैक्सेबल है।
आप पढ़ाते हैं, ये भी आपका रेवेन्यू है। कोई साहब जो है वो झाड़ू देते हैं कहीं पे, वो भी उनकी इनकम है, टैक्सेबल है। उसको एग्जेम्प्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, एग्जेम्प्ट करने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर इसको बयान करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये बात याद रखें कि आपको अगर ये देखना है कि ये फलां जो रिसीट है ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, तो वो लिखी होनी चाहिए। अगर वो कहीं भी नहीं लिखी हुई तो फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक साहब कहते हैं कि यार मैंने तो एक 2-4 बंदे मारे हैं और मुझे कुछ पैसे मिले हैं उसके अगेंस्ट, तो ये कहीं भी नहीं लॉ में लिखा हुआ कि कत्ल से जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट होगा, प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, ये क्या होगा? भाई लॉ में कहीं लिखा हुआ है कि वो एग्जाम्प्ट है? नहीं लिखा हुआ तो फिर वो टैक्सेबल है, आप उसके ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह जैसे पेंशन है, तो पेंशन में जॉब मैंने छोड़ दी, मुझे पेंशन मिलनी शुरू हो गई, ये मेरी रेवेन्यू सीट थी, उसके ऊपर लॉ ने लिखा हुआ है कि वो एग्जाम्प्ट है, सर्टेन कंडीशंस लगा दी हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखें कि आपको जब भी क्रेडिट्स मिलेंगे या एग्जेम्पशन मिलेंगी, उसके साथ कंडीशंस मिलेंगी। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूं ना, उसके लिए है वो क्या है, उन एग्जेम्पशंस की कंडीशन को देखना। एग्जामिनर सबसे ज्यादा कंडीशन की मार मारता है वो, क्योंकि अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द क्रेडिट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जाम्पशन। आपको वो चीजों को पूरा करना है, तब आपको एग्जाम्पशन मिलेंगी, उन कंडीशंस को आपने फुलफिल करना है, ये बात जहन में रखिएगा। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट पैरामीटर्स, तो फिर आपको वो एग्जाम्पशंस भी नहीं मिलेगी। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की फिलॉसफी कि हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो कैसे काम करता है। अब चलते हैं इसके बाद, मेरी ग्लासेस किधर चली गई जी, एक मिनट होल्ड कीजिए। जी, उसके बाद आता है जी सेल्स टैक्स, कि सेल्स टैक्स की क्या फिलॉसफी है। तकरीबन जो गुड्स का मॉडल है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मॉडल है, वही सेल्स टैक्स गुड्स का भी मॉडल है, एफबीआर का। एफबीआर ये कहता है कि पाकिस्तान में ऑल गुड्स आर टैक्सेबल, ऑल गुड्स आर सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, एक्सेप्ट विच आर लिस्टेड अंडर 6th शेड्यूल। अच्छा, यहां पर हमारी ज्यादातर एग्जाम्पशन जो है वो 2nd शेड्यूल में है। ये शेड्यूल्स क्या होते हैं, ये क्या चीजें, ये इंशाल्लाह आपको मैं कल इसके ऊपर बात करूंगा। तो सेल्स टैक्स में फॉर एग्जांपल, मैं इस वक्त जिस लैपटॉप पे लिख रहा हूं, सवाल ये है कि क्या वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। तो हम कहेंगे भाई देखें, अगर 6 शेड्यूल में लिखा हुआ है तो वो टैक्सेबल है, अगर नहीं लिखा तो वो एग्जेम्प्ट है। ये बड़ा हमारे पास एक पैरामीटर है। अगर कोई चीज 6 शेड्यूल में नहीं लिखी हुई, एसआरओ को भी छोड़ दें वो क्या चीजें हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। जैसे बुक्स हैं, वो लिखी हुई हैं 6 शेड्यूल में, वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, वाटर है, पानी है, आइस बर्फ है, ठीक है, गोश्त है, ये चीजें लिखी हैं तो ये एग्जेम्प्ट होंगी। तो किसी चीज को भी अब अगर आपने एग्जेम्प्ट करना है पाकिस्तान में, तो कोई लिस्ट लॉ ने प्रोवाइड नहीं की, ये बात याद रखें, कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं की। उसने कहा तमाम चीजें हैं, बस एग्जेम्पशन की लिस्ट प्रोवाइड की है। अच्छा, जब प्रोविंसेस की बात करते हैं तो यहां पर रूल डिफरेंट है। उन्होंने यहां पर लिस्ट प्रोवाइड की है जो टैक्सेबल है, ठीक है। यहां टैक्सेबल सर्विसेज की लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि भाई ये सर्विसेज टैक्सेबल हैं, इसके अलावा बाकी तमाम सर्विसेज एग्जेम्प्ट है।
यानी यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा क्या जिस सर्विस की मैं बात कर रहा हूं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, आप कहते हैं जी क्या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के ऊपर प्रोविंशियल टैक्स लगा हुआ है, तो आप वो लिस्ट में से देख लें, उसमें नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो टैक्सेबल है। यानी यहाँ पर उलट मॉडल है, यहाँ पर हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई, अगर आपको किसी चीज को एग्जेम्प्ट करना है तो उस लिस्ट में से काट दें उसे, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक होगी बात। जैसे मुझे याद है कि जब आई कैब में जाते हैं ना, इनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो इनके पास ऑलरेडी लिस्ट होती है, इनके जो CPDR वगैरह के लिए होती है, वहां लिस्ट इन्होंने की होती है। उस लिस्ट में से ये देखते हैं कि मैं गया हूं तो उन्होंने कहा जी आपका नाम, मैं कहता हूँ जी मेरा नाम इमरान शहजाद है, कहते जी बिल्कुल ठीक है, आपका नाम लिखा हुआ, आप चले जाएं। ठीक है, अगर मुझे उन्होंने एंटर नहीं होने देना तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि उस लिस्ट में से मेरा नाम काट दें। मैं जाऊंगा तो मैं कहूंगा जी मैं इमरान शहजाद हूँ, कहते जी अच्छा जी होंगे, फिर आप घर में रहें प्लीज, आपका इस लिस्ट में नाम शामिल नहीं है। तो ये सर्विसेज का मॉडल है। अच्छा, यही मॉडल जो है हमारे पास FED के अंदर भी मौजूद है। यहां पर भी सर्विसेज की भी लिस्ट गिवन है और गुड्स की भी लिस्ट गिवन है। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि मैं टेबल 1 की बात कर रहा हूं तो आप समझ जाएं गुड्स की बात हो रही है। अगर आपसे कहा जाए FED के टेबल 2 की बात हो रही है तो आप समझें कि सर्विसेज की बात हो रही है। तो इसकी लिस्ट कम है, छोटी लिस्ट है इसकी, इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है। तो ये बेसिकली मैंने आपको 3 लॉज जो थे उनका एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी चीज किस में टैक्सेबल है या नहीं। इनकम टैक्स में क्या रूल है कि या तो वो कैपिटल रिसीट हो, वो भी एग्जेम्प्ट होगी, अगर वो रेवेन्यू रिसीट है तो उसको सेकंड शेड्यूल में या कहीं लिखा जाएगा, सेक्शन 41, 42, 43 कहीं पर उसको मेंशन किया गया होगा, तब वो पता चलेगा कि ये एग्जेम्प्ट है। सेल्स टैक्स गुड्स का प्रोसीजर वही है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है, उसमें भी तमाम जो आपकी गुड्स है वो टैक्सेबल है, मासवाए जो 6 शेड्यूल में मेंशन है। और उसी तरह 6 शेड्यूल सबसे बड़ा शेड्यूल आपको यहां मिलेगा। मेरा ख्याल है कि मैंने आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं देखा जहां पर सेकंड शेड्यूल ना टेस्ट हुआ हो या 6 शेड्यूल टेस्ट ना हुआ हो। यानी आप समझ लें कि ये शेड्यूल तो आपने लाजमी पढ़ने हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और जो पहला ओपन बुक एग्जाम हुआ था उसके अंदर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने आइटम्स पूछी हुई थी कि ये आइटम्स हैं, बताएं उसके ऊपर जो है ना वो क्या उसका तरीकेकार क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना ये वाली, इसके ऊपर बाकायदा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है इसकी फिलॉसफी के ऊपर। उसने पूछा कि जनाब ये गुड्स हैं, बताएं ये FED में टैक्सेबल है या नहीं है, और वो सर्विसेज में भी लिखी हुई है प्रोविंशियल के अंदर, तो उसका इंपैक्ट बताएं और इसका इंपैक्ट बताएं, तो दोनों का हमने उसके ऊपर डिस्कस करना था। ठीक है जी। जी, इसके ऊपर मुझे बताइएगा कि कोई आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, वो कह रहे हैं जी वी कैन हियर। यार आतिफ, इनको जो है ना वो जरा अनम्यूट कर दें। आतिफ, आतिफ म्यूट नहीं करना सोने, अनम्यूट करना है सबको, इनको अथॉरिटी दें स्टूडेंट्स को। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसके राइट्स जो है ना वो खुद भी लेता हूँ। जी तो सवाल कर सकते हैं सर? जी जी, आप पूछें। पहला एक क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि जी सर FED का दोबारा बता दें। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है ये एक पहली बात है कि किसका कॉन्सेप्ट है, प्रोविंशियल कॉन्सेप्ट है या फेडरल? ये फेडरल कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है जो मेरी अपना जहन है कि इसको क्यों लगाया गया, क्योंकि सेल्स टैक्स के ऊपर प्रोविंसेस ने काफी शोर मचाया हुआ है कि जी इसको बंद किया जाए, ये हमें दिया जाए इसका टैक्सेस जो है, इसलिए उन्होंने FED का कॉन्सेप्ट उसके पैरेलल लाइंस के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो FED जो है उसके
उसमें गुड्स पे भी लगी हुई है और सर्विसेज पे भी लगा हुआ है, वो दोनों पे एफईडी हम पे करते हैं। जो गुड्स हैं, ठीक है, इसके हर शेड्यूल के अंदर दो दो टेबल आपको यहाँ मिलेंगे। तो टेबल 1 के अंदर गुड्स होंगी, टेबल 2 के अंदर सर्विसेज दी होंगी, और वही गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल होंगी जो लिस्ट में गिवन है। अगर वो लिस्ट में गिवन नहीं तो उसके ऊपर फिर एफईडी नहीं लगेगी। यही मॉडल जो है वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के ऊपर है, ठीक है। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स ये दोनों जो हैं ये एक जैसी हैं ये, ठीक है। ये दोनों फेडरल के फिनोमिना हैं। जी अब पूछें आप मेरे से क्वेश्चन। सर बस आंसर हो गया, यही था सर। जी इसके अलावा कोई नहीं सर, शुक्रिया। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको एक जो बेसिक मॉड्यूल्स मैंने आज डिस्कस किए हैं, वो पहला मॉड्यूल ये था, जो फर्स्ट मैंने आपसे मॉड्यूल के ऊपर बात की, इट इज कि हमारा एग्जाम जो है, एग्जाम जो C-FAP 5 है वो क्या है। दूसरा मैंने आपको पाकिस्तान टैक्स सिस्टम के ऊपर बात की, और जो तीसरी बात मैंने डिस्कस की आपसे वो आपके जो हमारे लॉज हैं, टैक्स जो लॉज हैं उनकी बेसिक कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने बात की, ताकि आपको आइडिया हो। स्टूडेंट्स के अंदर ये बात होती है कि एंड तक वो सोचता रहता है इनकम टैक्स पढ़ते हुए, यार ये सेल्स टैक्स में मुझे क्या मिलेगा, एफईडी में। तो एक ब्रॉडर नॉलेज आपके पास पहले होना चाहिए, जिसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं, वो पहले होना चाहिए कि मुझे क्या क्या मिलना है और मैंने किस किस चीज को कहां पर पढ़ना है। तो उस तरह से फिर आप जैसे जैसे उसको प्रॉप करेंगे तो चीजें जो है मजीद क्लियर होती जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, कल जो है हम जो स्टार्ट करेंगे, नॉर्मली ये मेरी क्लास जो है वो 9 साढ़े 9 बजे तक चला करेगी। इसमें मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बता दूं। कुछ मेरे ऐसे लेक्चर्स हैं जो मेरे पास बड़े कंस्ट्रक्टेड लेक्चर्स हैं, वो ऑलरेडी मौजूद हैं, जो सी लेवल पे या प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन के ऊपर हमारे मौजूद होते हैं। तो जहां पर महसूस करूंगा वो मैं आपको दिया करूंगा कि भाई ये आपने सुन लेने हैं, ठीक है। इसके जो भी क्वेश्चन हो वो मेरे से आप, यानी कि वो ऑलरेडी उसके अंदर कोई मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीजें मैं आपके साथ लेके चलूंगा। कुछ चीजें मैं आपको कहा करूंगा जी आपने सुननी है, ठीक है। कुछ चीजें मैं इसी टाइम के ऊपर आपको दिया करूंगा यहीं पे बैठ के कि जनाब ये आप सुने। उसके साथ मैं भी मौजूद होऊंगा, जहां पर आप कहेंगे मैं साथ साथ आपके उसको क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा, ताकि वो चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन में चलती रहें। इसी तरह जो प्रैक्टिस होगी वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपके साथ उसको प्रैक्टिस को करूं, क्वेश्चन को जैसे आपने एग्जाम में करना है ऑन बोर्ड उसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। साथ साथ जो समरीज हैं, एक काम आपने लाजमी करना है कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना वो लाजमी ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो मेरे पास हर वक्त तो लैपटॉप ऑन नहीं होता, तो मैं वहां से आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। बाज़ औक़ात ईमेल के थ्रू मैं चल रहा होता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं व्हाट्सएप के अंदर वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मैं शेयर कर रहा होता हूँ, समरीज कर रहा हूँ। जैसे बिजनेस का एरिया है वो टोटली मैं अपने नोट से करवाता हूँ, उसमें ना ऑर्डिनेंस में यूज़ करता हूँ, ना मैं खालिद साहब के नोट यूज, मैं अपने नोट से ही करवाता हूँ। उससे काफ़ी बेहतर जो है वो स्टूडेंट की ग्रिप बन जाती है उसके अंदर। तो नंबर अगर आपका मेरे पास नहीं है तो आप मुझे उसमें रिक्वेस्ट भेज दें, वो है 03219451 850। मैं आपके साथ जो है वो ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि हमारी उसके साथ कम्युनिकेशन जो है वो चलती रहे। पास का डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो साथ में व्हाट्सएप को भी देख लिया करूंगा कि कोई मुझे वहां से हेल्प मिल जाए, तो वो भी हम उसको साथ लेकर चलेंगे। आपकी कोई सजेशन हो तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सर मैंने लास्ट सेशन में क्लासेस ली थी, तो अब कोई चेंजेस के आप सेशन अरेंज करवा सकते हैं? हाँ, चेंजेस का जो है वो फाइनेंस एक्ट के ऊपर बात हो सकती है, फाइनेंस एक्ट के ऊपर बात हो सकती है, उसके ऊपर हम अलग से बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो क्योंकि वो मैंने क्लासेस सारे ली थी और नोट्स वगैरह मतलब पूरी तैयारी की थी, लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं हुई, तो इस वजह से मेरा ना ये महीना जो है वो जरा मैं इसमें बिजी हूँ, जुलाई के अंदर थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊं। एक तो मेरा थीसिस जो है वो नियर टू सबमिट है, उसको मैं सबमिट करवा रहा हूँ, उसके ऊपर मेरा काफ़ी काम चल रहा है, मैं उसमें बिजी हूँ। लेकिन चूंकि आपने दिसंबर में है ना, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर कोई ना कोई सेशन कर लेते हैं जो चेंजेस हैं, ताकि उसको कैसे लेकर चलना है।
ठीक है, अभी यही मुझे करेंगे याद करवा जो नया दीजिएगा। ऑर्डिनेंस आया, जी जी, अभी नए जो के नया साथ करेंगे। जी जी ऑर्डिनेंस जो आएगा नया वो करेंगे, और जो पेटी वाला की बुक आएगी वो करेंगे। जी बिल्कुल। मैं चलें आपको जो ठीक। चेंजेस है ना उसके अंदर वो बताऊंगा कि चेंजेस कहाँ पर आई हैं और उसको कैसे लेकर चलना है, एग्जाम पॉइंट व्यू से कैसे करना है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा है जी उन्होंने कि जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर, जी बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर जो है हमारी जो वेबसाइट है CFE की, आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपका मिस हो जाए तो आपको वो लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे वहाँ से। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो भी इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होगा। हमारे IT डिपार्टमेंट से आतिफ जो है वो देख रहे होते हैं एडमिन को, ये सारी चीज़ों को उनसे आप कह दीजिएगा, वो आपको लिंक शेयर कर दिया करेंगे। लेकिन उससे पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ता है क्योंकि उसकी पेमेंट होती है। तो जाहिर बात है जो हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं उनके लिए तो फ्री होते हैं ना, वो जो बाकी जो होते हैं आउटसाइड उनकी पेमेंट होती है, इसके लिए उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो आपके नाम के ऊपर उसको वो एक्टिवेट कर देंगे, वो आपको मिल जाया करेगा। दूसरी ने पूछा जी कि बुक एडवांस टैक्स की कौन सी होगी। एडवांस टैक्स की हमारे पास जो बुक है इब्राहिम, वो हम ऑर्डिनेंस से पढ़ेंगे, साथ खालिद साहब की बुक है और नोट्स मेरे होंगे। आप मेरा लेक्चर सुनेंगे आपको पता चल जाएगी। बेयर एक्ट जो है मैं बता चुका हूँ कि वो आप खालिद साहब का ले लें, ऐसे इस्लाम का ले लें, दोनों ठीक हैं। खालिद साहब उसके अंदर स्पेसिफिकली जो है वो कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे उसके अंदर वो मौजूद है आपकी कुछ SROs हैं वो उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो भी देखा जा सकता है। लेकिन मैं उनसे बात कर लूँगा कि वो कब तक आ रहा है, ताकि मेरे सामने आ जाए तो फिर मैं आपको ज़्यादा बेहतर एडवाइस कर सकता। ठीक है जी। जी जी, रहमान पूछें आप क्वेश्चन। सर ये एक अंडरस्टैंडिंग लेनी थी कि जो एफईडी से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा फेडरल के पास जाता है, और सेल्स टैक्स में जो गुड्स से होता है वो प्रोविंस के पास, और जो सर्विस से नहीं होता नहीं है। नहीं 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 नहीं, जी। पहली बात तो आपने ठीक की है कि FED से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो FBR के पास जाएगा। जो से गुड से आएगा वो FBR के पास जाएगा। जो सर्विसेज से जाएगा सेल्स टैक्स, वो प्रोविंसेस का हिस्सा है। चैनल कोई भी हो, आप ये कह सकते हैं सर सारा तो टैक्स हम एक ही जगह पे जमा करवाते हैं, सॉफ्टवेयर भी वही यूज होता है FBR का, लेकिन उसके बाद उसकी बाइफर्केशन हो जाती है। क्योंकि इसके लिए हमें ना कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये पढ़ाया जाता है कैफ लेवल के ऊपर। उसके अंदर ये बात है कि इसकी डिवीजन कैसे होती है रिसोर्सेज की। फेडरल के पास जो पैसे होते हैं ना, फेडरल उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, अवार्ड देती है हर सूबे को, उसको पेमेंट्स की जाती हैं सूबों को। ठीक है ना, लेकिन जो सूबे के पास पैसे जाते हैं वो उसी का हिस्सा होते हैं, वो नहीं फेडरल को देते वो। ठीक है ना, इसलिए सूबे ज्यादा कोशिश यही करते हैं कि ये चीजें हमें दी जाए ताकि उसके ऊपर हम टैक्सेस जो है ना वो अप्लाई करें। ये है शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। जी, वेलकम जी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो आपका? तो हमारा जो पैरामीटर्स होंगे, हमारा जो तरीकेकार होगा इंशाल्लाह क्लास का, वो यही होगा कि हम 6:30 पे इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं कोशिश यही किया करता हूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर मैं बता रहा होता हूँ कि मेरा आज टॉपिक क्या होगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। आपका जो काम है वो सिर्फ ये है कि आप उन चीज़ों को कम से कम एक दफ़ा लाजमी रीड किया करें। और एक और काम आपने करना है कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो कंटेंट्स हैं, सिर्फ उसकी लिस्ट जो है, FBR की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ऑर्डिनेंस आपको मिल जाएगा, उसकी जो लिस्ट है ना, सिर्फ जिसमें लिखा हुआ है सेक्शन 1 सेक्शन 2, इसके प्रिंट आउट लाजमी ले लें आप बस। वो 20-25 पेजेस जो बनते हैं, वो लिस्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। वो ऐसे ही है जैसे मरीज के लिए आराम करना जरूरी है। वो लिस्ट प्लीज आपने अपने पास, वो कंटेंट्स अपने पास रखनी है। जब भी मैं आपको पढ़ाया करूं तो वो आपके सामने हो कि अच्छा यार सर ने ये बात की है, ये सेक्शन ये कह रहा है, तो आप जरा उससे कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी आपके लिए वो जस्ट लाइक एलियन है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो आपके साथ आप फेमिलियर होंगे, यू विल एंजॉय। देखिए, हम अगर उसके साथ नफरत करनी शुरू करेंगे ना तो फिर वो मजा नहीं आएगा पढ़ने का। लेकिन मजा तो तब है कि तब आप कहेंगे हाँ यार बड़ा जबरदस्त ये चीज है। तो टैक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी, और मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है जी, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर मुझे इजाजत है जी, मैं कोई अपनी नमाज वगैरह की तैयारी करूं। इट्स ओके जी, लें जी फिर यस इजाजत सर। दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी।
कल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन की ऑर्डिनेंस से बात करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।